जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी में। एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एमडीसी सोशियोलॉजी का यूनिट 1 का नोट्स को एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं। अगर आपने एमडीसी पेपर में सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र लिया है तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर है। अन्यथा आप इसे उनको शेयर कर दीजिए जो आपके पहचान में या आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने एमडीसी में सोशियोलॉजी लिया है, ठीक है, ताकि उनको इसका मदद मिल सके। अब देखिए, इससे पहले आप एग्जाम डी चैनल में एमडीसी सोशियोलॉजी का शायद अंग्रेजी में एक वीडियो अपलोड हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो अंग्रेजी में है। अभी जो मैं ये बता रहा हूँ ये आपका हिंदी में है, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये पूरा पीडीएफ में बना हुआ है, टोटल 19 पेज का पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है ज्वाइन बटन को, एक ज्वाइन बटन होगा वहाँ पर आप ज्वाइन होकर टेलीग्राम का लिंक वहाँ आपको मिलेगा, आप उसके माध्यम से इसको जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यूनिट 1 में क्या है, याद रखिएगा जो एमडीसी का पेपर है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए एक ही सिलेबस है। इस पर बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है कि सेमेस्टर 1 में हम लोग हैं और वही क्या सेमेस्टर 1 वाला जो है वो सेमेस्टर 2 में वही एमडीसी रहेगा। तो नहीं, आपका एमडीसी बदल जाएगा, लेकिन एमडीसी पेपर का जो सिलेबस वो नहीं बदलेगा। जैसे आप एमडीसी फिलोसॉफी लिए होंगे तो जब सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो एमडीसी आप सोशियोलॉजी ले लेंगे, तो इस प्रकार से बदलता है। इसका मतलब ये नहीं कि एमडीसी फिलोसॉफी का सिलेबस अगर कोई सेमेस्टर 2 में ले लिया तो उसको सिलेबस दूसरा मिलेगा, वही वाला सिलेबस रहेगा। इसी प्रकार एमडीसी जो सोशियोलॉजी है इसका सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 2 हो, दोनों में एक ही जैसा सिलेबस है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आपको बताऊं कि यूनिट 1 में कौन कौन सी चीजें आपको कैसे कैसे पढ़नी है। देखिए, ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है, ठीक है, छोटा सा सिलेबस है लेकिन बहुत गहरी बातें इसमें छुपी हुई है। यूनिट 1 में आपको क्या दिखाई दे रहा है? समाज शास्त्र है ना, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व और विकास, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मानव विज्ञान और मनोविज्ञान से संबंध। यानी कि जो समाज शास्त्र है उसका बाकी सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है वो भी आपको समझाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे समाज शास्त्र को परिभाषित करें, इसके प्रकृति को बताएं, या फिर समाज शास्त्र को परिभाषित करें, इसके क्षेत्र और महत्व का वर्णन करें, या फिर समाज शास्त्र का इतिहास से संबंध को बताएं, या समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है, या समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान में क्या संबंध है। इस प्रकार से बाकी सब्जेक्ट के साथ मिलाकर इसके सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मैं इसमें आपकी मदद कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कुछ चीजें रहेंगी जो कि मैं पॉइंट वाइज एक बुलेट पॉइंट की तरह लिख कर जो है रखा हूं, उसको आप लोग को क्या करना है, बस उसको समझ लेना है और अपने शब्दों में उसे लिखने का कोशिश करना है, ठीक है। यहां देखिए, समाज शास्त्र के प्रमुख परिभाषाएं विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई है। यहाँ कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी गई है। प्रमुख परिभाषाएं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी को लेकर कितने सारे डेफिनेशन है, कितनी सारी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद इसकी प्रकृति, विकास वगैरह पर डिटेल में बातचीत करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अगस्त काम्टे के पास। तो अगस्त काम्टे नाम का एक समाजशास्त्री है, वो क्या लिखते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है। समाज शास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है, ठीक है। ये किसने कहा था? अगस्त काम्टे ने। उसके बाद आते हैं एमिल दुर्खिम। एमिल दुर्खिम जी लिखते हैं कि समाज शास्त्र उन सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। क्या बोल रहा है? समाज शास्त्र उन सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके बाद आते हैं हमारे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जी लिखते हैं कि समाज शास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं को समझने और उनका कारणात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करता है। उसके बाद कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि समाज शास्त्र समाज को आर्थिक ढांचे और वर्ग संघर्षों का अध्ययन है। समाज शास्त्र समाज के आर्थिक ढांचे
और वर्ग संघर्षों का अध्ययन है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर जी कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज को एक जीवित जीव के रूप में अध्ययन करता है जो विभिन्न भागों से मिलकर बना है। टालकॉट पार्सन्स कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और इसके घटकों के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो अगर हम लोग संक्षेप में कहें तो समाजशास्त्र समाज के ढांचे, प्रक्रिया, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और संबंधों का एक पूरा वैज्ञानिक अध्ययन है। यह व्यक्ति के समाज के बीच, व्यक्ति जो समाज है उसके बीच की जो अंत क्रिया है, यानी कि उनके बीच जो क्रियाएं होती है, जो बदलाव होते हैं, उसका विश्लेषण करता है। इन परिभाषाओं से ये तो स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र एक व्यापक और बहुआयामी विज्ञान है जो समाज को गहराई से समझने और विश्लेषण करने में सहायक होता है। देखिए, एक चीज आप इस चीज को समझ लीजिए कि सभी मानव सामाजिक प्राणी है और सभी मानव जब सामाजिक प्राणी होते हैं तो समाज में रहना और समाज को संचालित करना ये जरूरी बनता है। उसको अगर वैज्ञानिक तरीके से संचालित किया जाए तो इसी का नाम होगा सोशियोलॉजी या फिर समाजशास्त्र। आइए मैं आपको इसकी प्रकृति के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति को आप इन बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ बिंदुएं मैंने बनाए हैं, अगर आप उन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ेंगे तो समाजशास्त्र के बारे में आपके बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पहला चीज क्या बोल रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसे मैंने बताया, समाज के बारे में जो दृष्टिकोण है उसको वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, समाज एक वैज्ञानिक अनुशासन है। समाज एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ पद्धतियों का उपयोग करके सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, एकदम विज्ञान के तरीके से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। इसमें प्रयोगात्मक, सांख्यिकीय और तुलनात्मक विधियों का उपयोग किया जाता है। कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ डेटाबेस होते हैं और कुछ जो है कंपैरिजन होता है, तुलना होता है ना। जैसे उस समाज में इसे किए इसे बदलाव हुआ तो क्या इस समाज में इसे करेंगे तो इसे बदलाव आएंगे, ये तुलनात्मक होते हैं। सामाजिक संबंधों का अध्ययन, समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संबंधों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना है। ठीक है, समाज में लोगों का एक दूसरे से संबंध कैसा रहता है, किस प्रकार से लोग जो है अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी भाषा को दूसरे के साथ समझने का कोशिश करते हैं, व्यापार करते हैं, मिलना जुलना होता है। तो ये सारी चीजें जो है अध्ययन का विषय है। यह व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध और उन संबंधों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। एक चीज आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति एक अलग चीज है, समाज एक अलग चीज है। हाँ, व्यक्ति के समूह को समाज कह सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जब अकेला रहता तो समाज नहीं होता है। व्यक्ति का दो जीवन होता है, एक व्यक्तिगत जीवन जिसे हम लोग पर्सनल लाइफ कहते हैं और एक सामाजिक जीवन जिसे हम लोग सोशियल लाइफ कह सकते हैं। ठीक है, सोशल लाइफ। तो व्यक्ति जो पर्सनल लाइफ में जैसा रहता है वो सामाजिक लाइफ में वैसा रह पाए, ऐसा संभव ना के बराबर होता है। ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा नहीं चाहते कि वो पर्सनल लाइफ और जो सोशल लाइफ है दोनों को मिक्स कर दे। ठीक है, हालांकि अब बाद आपको मिल जाएंगे। व्यापक और समग्र दृष्टिकोण, समाजशास्त्र समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था को समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन करता है ना। इसमें क्या क्या चीजें बताएगी थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था को एकदम समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। यह समाज के विभिन्न घटकों और उनकी अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करता है। समाज के अलग अलग घटकों और उसके अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। सापेक्षता और संदर्भ, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। यह विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के बीच की विविधताओं और समानताओं को समझने पर जोर देता है। जो अलग अलग समाज होते हैं, जो संस्कृतियां होती है, उनके बीच जो है समानता और विविधता दोनों को समझने पर जोर देता है। सामाजिक संरचना और प्रक्रिया, समाजशास्त्र समाज की संरचना जिसे हम लोग कह सकते हैं संविधान और प्रक्रिया यानी गति और परिवर्तन का अध्ययन करता है। यह सामाजिक संरचना जैसे वर्ग, जाति, लिंग, संस्था के प्रभाव को समझता है। किसी भी समाज में किसी वर्ग का, जाति का, लिंग का, संस्था का एक प्रभाव होता है, उसको यह समझने की कोशिश करता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान, समाजशास्त्र सामाजिक समस्या जैसे कि गरीबी, अपराध, भेदभाव आदि के कारणों और समाधानों का विश्लेषण करता है। यह नीति निर्धारण और सामाजिक सुधारों में सहायक होता है। ये नीति निर्धारण और सामाजिक सुधार में सहायक होता है। मूल्य निरपेक्षता, समाजशास्त्र में मूल्य निरपेक्षता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब है कि समाजशास्त्री व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और मूल्यों से परे जाकर वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्री क्या होते हैं?
वो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, जो उनकी जो पूर्वाग्रह होती है कि नहीं ये समझ तो ऐसे ही होता है, नहीं ये समझ तो ऐसे ही होता है, इससे परे हटकर, मूल्यों से परे हटकर वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव अध्ययन, है तो है, नहीं है तो नहीं, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, तो सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त क्या होता है? सैद्धांतिक का मतलब होता है थियोरेटिकल, है ना, जिसे हम लोग लिखते हैं, और अनुप्रयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड, यानी कि जिसका हम लोग अप्लाई कर रही है, जिसको हम लोग वहां पर जो है ये करने की कोशिश करेंगे क्या सच में जो थ्योरी है वो लागू होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो उसे हम लोग अप्लाइड बोलते हैं ना। तो सैद्धांतिक समाजशास्त्र समाज के सिद्धांतों और विचारधाराओं का अध्ययन करता है, जबकि अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र इन सिद्धांतों को व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में लागू करता है। समाजशास्त्र की प्रकृति उसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग और विशेष बनाती है। यह समाज को वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ समग्र दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है, जो समाज के गहन विश्लेषण और समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये बताया जा रहा है कि समाज को जब हम लोग वैज्ञानिक ढंग से देखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसमें बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में विज्ञान की सदी कहा जा रहा है। ठीक है, विज्ञान और संचार का यहाँ तेज गति है, तो इस हिसाब से समाज भी अब बदलेगा, और समाज जब बदलेगा तो समाज में लोगों की जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक होंगे। अब आते हैं इसके प्रमुख क्षेत्र पर। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र में आपका आता है सोशल स्ट्रक्चर, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं, जिसमें वर्ग, जाति, लिंग, नस्ल, जातियां आती है। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है? समाज में आर्थिक और सामाजिक पदानुक्रम का अध्ययन होता है। समाज में आर्थिक लेवल पे यानी इकोनॉमिक लेवल पे और सामाजिक लेवल पे कुछ ऊंचे कुछ नीचे होते हैं, तो इसको उच्च वर्ग निम्न वर्ग कहा जाता है। जाति, जाति विशेष रूप से भारत में पाई जाती है। ठीक है, और ये एक व्यवस्था है। ठीक है, जाति व्यवस्था, इसे अव्यवस्था भी कह सकते हैं। लिंग, जेंडर, समाज में लिंग आधारित विभाजन और असमानता का अध्ययन। लिंग का मतलब जेंडर से होता है ना, मेल फीमेल, तो समाज में लिंग आधारित विभाजन और असमानता आप देख सकते हैं कि जो मेल को जो राइट्स हैं, जो अधिकार है, फीमेल को वो राइट्स नहीं मिल पाते, या फिर अगर जो पुरुष है, पुरुष उसको ज्यादा वेतन मिलता है, महिला को उससे कम वेतन मिलता है, ये भेदभाव हो जाते हैं यहाँ पे। नस्ल और जातीयता, नस्लीय और जातीयता समूह के बीच संबंध और संघर्षों का अध्ययन। नस्लीय भेदभाव अधिकतर अमेरिका जैसे देशों में होते। सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस में हमारे परिवार आते हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ चीज पे रिसर्च करना चाहिए तो मेरे हिसाब से आप परिवार की संरचना, प्रकार, कार्य पर रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा नेट में इसके बारे में पता कीजिए, यूट्यूब में पता कीजिए इसके बारे में, और कुछ उसको अपने कॉपी में लिखिए। आपके पर्सनल एक होमवर्क जैसा है, जितना आप इस प्रकार से रिसर्च करके बनाएंगे आप उससे ज्यादा सीखेंगे और आपको इसके प्रति जो है एक रुचि बढ़ेगी। शिक्षा पर भी वही है, शिक्षा प्रणाली, स्कूल, समाजीकरण की प्रक्रिया, विश्लेषण, ये सब सामाजिक संस्थाएं हैं। धर्म, धर्म के बारे में पढ़िए, विभिन्न धर्म के बारे में पढ़िए, धार्मिक मान्यताओं को पढ़िए, प्रथाओं को समझिए और विभिन्न धर्मों के बीच तुलना कीजिए। ये सारी चीजें आपको एक रिसर्च का माध्यम बनाती है। ठीक है, यानी आप इससे एक रिसर्चर बनते हैं। आप इसका वेट मत कीजिए कि आप रिसर्चर बनेंगे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तब कागज का वैल्यू नहीं है। आप जब रिसर्चर बन जाएंगे तो कागज की भरमार हो जाएगी। हर यूनिवर्सिटी आपको बुला बुला के जो है आपको रिसर्च पेपर जो है आपका इसे सर्टिफिकेट दे देगा आपको। ठीक है, तो मेहनत हर कोई डिमांड कर रहा है कि आप एक मेहनत करें, बस मेहनत कर लीजिए, बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था, आर्थिक संस्थाओं और गतिविधियों का सामाजिक प्रभाव। ठीक है, आर्थिक संस्थाएं जो होती है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं बैंक वगैरह, और उनकी जो गतिविधियां होती है उसका सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। राजनीति, राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। राजनीति एक बहुत बड़ी चीज है भारत में, भारत के अधिकतर देशों में जहां पे लोकतंत्र है, और राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षित लोग आएंगे तो वो लोग क्या होंगे, वो लोग जो है देश को सही रास्ते पे लेकर जाएंगे, अच्छे तरीके से वहां पे विकास करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सामाजिक परिवर्तन और विकास में। समाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए, जिसमें आधुनिकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक आंदोलन है। आधुनिकरण को हम लोग समझ सकते हैं कि समाज में उद्योग का बढ़ावा हुआ, यानी फैक्ट्रियां लगी, और वैश्वीकरण को समझ सकते हैं कि जब वो फैक्ट्रियां अलग अलग देशों में जाने लगी तो वो हो गया वैश्वीकरण। ठीक है, यानी कि एक देश दूसरे देश में व्यापार करने लग गए। और सामाजिक आंदोलन तब हुए जबकि लोगों से उनके अधिकार छीने गए, या लोग जब जागरूक हुए अपने अधिकारों को लेकर, तब सामाजिक आंदोलन हुआ। समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी, अपराध, भेदभाव, ठीक है, स्वास्थ्य की समस्याएं। समाज में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता। देखिए, सामाजिकरण का मतलब होता है व्यक्तियों का समाज में समायोजन करना, यानी व्यक्तियों को समाज में लाना, एक सभ्य बनाना। और सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता है समाज में व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है,
और सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है व्यक्ति और समूह के बीच जो सामाजिक स्थिति है उसमें परिवर्तन होते रहना। शहरी और ग्रामीण समाजशास्त्र, शहरी समाजशास्त्र में हम लोग शहर के बारे में पढ़ते हैं और ग्रामीण समाजशास्त्र में गांव क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। प्रवासन और सांख्यिकी, देखिए प्रवासन का मतलब हो सकता है कि माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, लोग अपनी जगहें बदलते रहते हैं। डेमोग्राफी, जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा है, किस राज्य में ज्यादा है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है किस देश में ज्यादा है जनसंख्या, ये सारी चीजें समाजशास्त्र में आती है। औद्योगिक समाजशास्त्र, श्रम और रोजगार, श्रम बाजार, श्रमिक संघ, कार्यस्थल की सामाजिक गतिशीलता, यानी कि श्रम और रोजगार में जो है ये आपका औद्योगिक समाजशास्त्र में आता है। प्रबंधन और संगठन, और ये प्रमुख क्षेत्र समाजशास्त्रों को एक व्यापक और विधिवत अनुशासन बनाते हैं जो समाज के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करता है, ठीक है। तो प्रबंधन संगठन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र का महत्व। देखिए समाज की जो गहरी समझ है इसके कारण आती है। जब आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो समाज की गहरी समझ आपके अंदर आती है, ठीक है। आप समझते हैं कि समाज बना कैसे है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये जटिलताएं क्या है। और इसके अलावा आप सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक समस्या जैसे कि गरीबी, अपराध, भेदभाव, असमानता, इस सबको विश्लेषण करते हैं और पता करते हैं कि सब कैसे हुआ, फिर इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। सामाजिक सुधार और परिवर्तन, समाजशास्त्र सामाजिक सुधार और परिवर्तन के लिए आवश्यक है ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सामाजिक नीति और योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक चेतना, समाजशास्त्र व्यक्ति को समाज और उसकी भूमिका के बारे में जागरूक बनाता है। यह सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है। नीति निर्धारण और प्रशासन, समाजशास्त्र सरकार और प्रशासन को नीति निर्धारण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है ना। नीति जब बनाई जाती है तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखा जाता है, ऐसे नहीं कि बना दिए। इससे सामाजिक कल्याण और विकास योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ती है। शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्र में योगदान, समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक विषय है जो समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और अनुसंधान करता है। इसके नए और ज्ञान और सिद्धांत का विकास होता है। विविधता और बहुलता की समझ, समाजशास्त्र विभिन्न समाजों और संस्कृतियों की विविधताओं और समानताओं को समझने में सहायता करता है। यह सांस्कृतिक सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा देता है। व्यावसायिक क्षेत्रों में योगदान, समाजशास्त्र मानव संसाधन प्रबंधन, विपणन, जनसंपर्क और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह संगठन संस्थाओं के सामाजिक गतिशीलता को समझने और प्रतिबंधित करने में सहायता करता है। अंतरराष्ट्रीय समझ, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय समझ की अगर बात करें तो इससे समाजशास्त्र में वैश्विक समस्या और मुद्दों को समझने में सहायता करता है। इससे अंतरराष्ट्रीय संबंध और वैश्विक शांति की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। सामाजिक नीति और कल्याण, समाजशास्त्र सामाजिक नीति और कल्याण कार्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की स्थिति सुधारने में सहायता करता है। समाजशास्त्र का महत्व इसलिए है क्योंकि यह न केवल समाज को समझने में और विश्लेषण करने में सहायता करता है बल्कि सामाजिक सुधार और विकास के लिए भी आवश्यक कदम उठाता है। समाजशास्त्र का विकास, समाजशास्त्र के विकास को विभिन्न दृष्टिकोणों से हम लोग देख सकते हैं। शैक्षणिक सुधार, देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है समाजशास्त्र का जो शिक्षा है उसको विस्तार करना। स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में बच्चों लोग को समाजशास्त्र के बारे में अधिक से अधिक पढ़ाना। जो सिलेबस है उसको अपडेट करना ताकि बच्चे उस पर जो है रिसर्च करें। जो शिक्षक है, जो शिक्षित शिक्षक हैं उनको नियुक्ति करना, ठीक है, ताकि वो बच्चों को सही चीज पढ़ा सके। इसके अलावा बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना, उनको उस फील्ड पे ले जाना, उनको जो है इंटर्नशिप देना, उनको जो है सामाजिक प्रोजेक्ट के बारे में बताना, तब जाके बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। अनुसंधान और नवाचार की जरूरत है इसमें। अनुसंधान, अनुदान, संसाधन, समाजशास्त्र अनुसंधान के लिए पर्याप्त अनुदान और संसाधन उपलब्ध कराना। अंतर विषयक अनुसंधान होने चाहिए। समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान से मिलाकर अध्ययन करना होगा, तब समझ सकते हैं इसको। हर एक सब्जेक्ट को दूसरे से मिलाकर ही अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि समाज सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं चलता है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा और डिजिटल टूल्स का उपयोग करना पड़ेगा। समाज और नीति निर्माताओं के बीच संवाद करना पड़ेगा। जो समाजशास्त्री हैं और जो नीति निर्माता है वो मिलकर जब कोई नियम बनाएंगे तो ही समाज जो है सही हो सकता है। समाजशास्त्र का प्रचार प्रसार करना होगा, जागरूकता बढ़ाना होगा, अधिक से अधिक जो है वर्कशॉप यानी कार्यशालाएं करनी पड़ेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुभव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संगोष्ठी, वैश्विक समाजशास्त्रीय मुद्दों पर चर्चा और सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संगोष्ठी आयोजित करना, ठीक है। वैश्विक अध्ययन और तुलना, विभिन्न देशों और संस्कृतियों के समाजशास्त्रीय अध्ययन और तुलना करना। विदेशी विद्वानों का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय विद्वानों
के सहयोग और अध्ययन का आदान प्रदान, सामाजिक संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित, समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना, समकालीन सामाजिक मुद्दों का अध्ययन, सामाजिक जो आधुनिक समय की सामाजिक समस्याएं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वर्तमान में प्रवासन है, शहरीकरण है, ठीक है, डिजिटल विभाजन है, ये सब का जो है अध्ययन करना है। समाजशास्त्र और सामाजिक न्याय, समाजशास्त्रों में न्याय, समानता, मानवाधिकारों के मुद्दों पर गहन अध्ययन जरूरी है और समाज और समाधान प्रस्तावित करना है। सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक आधारित अनुसंधान, समाजशास्त्र अनुसंधान में समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना चाहिए और समाज शास्त्र का उपयोग करके स्थानीय जो समुदाय की समस्या है उसको समाधान खोजना चाहिए। प्रकाशन और प्रसार, शोध पत्रिकाओं और पुस्तकें, उच्च गुणवत्ता वाली समाजशास्त्रीय शोध पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन और प्रसार करना चाहिए। डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके समाजशास्त्र को डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना होगा। विविधता और समावेशिता भी जरूरी है, विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करना होगा, अलग अलग लोगों की सोच, अलग अलग संस्कृति, जातीय, सामाजिक दृष्टिकोण को इसमें शामिल करना पड़ेगा। समावेशी समाजशास्त्र का निर्माण होगा। इससे समाजशास्त्र का विकास इन रणनीतियों के माध्यम से न केवल समाज को बेहतर तरीके से समझने और सुधारने में सहायक होगा, बल्कि समाजशास्त्र को एक प्रभावी और प्रासंगिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगा। समाजशास्त्र का सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है? समाजशास्त्र के इतिहास से क्या संबंध है? इतिहास का प्रभाव, इतिहास समाज की घटना, संस्था और संरचनाओं के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक संदर्भों में सामाजिक प्रक्रिया और संरचनाओं का अध्ययन करता है। समाज का विकास होता है, ऐतिहासिक घटना और परिवर्तन जैसे औद्योगिक क्रांति समाज में बड़े बदलाव लाते हैं, जिन्हें समाजशास्त्र समझने का प्रयास करता है। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन, इतिहास में घटित सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र का अध्ययन का प्रमुख हिस्सा है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, आर्थिक संरचना, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही आर्थिक संरचना जैसे कि वर्ग विभाजन और आय असमानता का अध्ययन करते हैं। आर्थिक व्यवहार, समाजशास्त्र आर्थिक व्यवहार को सामाजिक संदर्भ में समझने का प्रयास करता है, जैसे उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन के तरीके और व्यापारिक संबंध। विकास नीति, समाजशास्त्र आर्थिक नीतियों के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, रोजगार नीति, आर्थिक विकास आदि। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान, सांस्कृतिक अध्ययन, मानव विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संरचना, मानव विज्ञान आदिवासी और पारंपरिक समाजों का अध्ययन करता है, सामाजिक जो संरचना है वो अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र आधुनिक समाजों का विश्लेषण करता है। दोनों मिलकर विभिन्न सामाजिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन करते हैं। मानव विकास, मानव विज्ञान मानव जाति के विकास और विविधता को समझने का प्रयास करता है, जो समाजशास्त्र के सामाजिक विकास और परिवर्तन के अध्ययन में सहायक होते हैं। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का संबंध, ठीक है, ये राजनीतिक संरचना जैसे कि राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र दोनों राजनीतिक संस्था जैसे कि सरकार, संसद, न्यायपालिका का अध्ययन करते हैं, सत्ता और समाज का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और सार्वजनिक नीतियों का अध्ययन करते हैं। अगर मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान एक व्यक्तिगत चीज होता है, लेकिन जब बहुत सारे व्यक्ति लोगों का भावनाओं का अध्ययन करना पड़ता है तो मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये मिला जुला क्षेत्र होता है। तो समग्रता की अगर बात करें तो समाजशास्त्र का जो इतिहास, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान वगैरह से जो संबंध है, इसको हम लोग अंतर विषयक अध्ययन की आवश्यकता को दर्शाता है। ये सभी सामाजिक विज्ञान मिलकर समाज के जटिल ढांचे, प्रक्रिया और परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका परस्पर संबंध समाज को समग्रता से समझने में सहायक होता है और विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान में योगदान करता है। एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की, आप सभी ने इस वीडियो लेक्चर को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।